हेलो दोस्तों, मैं प्रसेनजीत चौरसिया नौकरी करके इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षाओं में हमने जिस प्रकार से हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में बात की, जो कि एक सैंधव नगर थे, उसके आगे हम चलिए स्टार्ट करते हैं चंद्रभूदड़ों के बारे में कि किस प्रकार चंद्रभूदड़ों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई, कहाँ पे अवस्थित है, इसकी खोज या उत्खनन कार्य कब किया गया, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं। तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। किसके बारे में? चंद्रभूदड़ों। चंद्रभूदड़ों। अब इसकी पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ पे अवस्थित था। ये रहा हमारा वर्तमान भारत, ये हमारा वर्तमान भारत। हालांकि पहले जब इसके लोकेशन खोजी गई थी तो उस समय पाकिस्तान भी भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा था, लेकिन अब आजकल वो एक अलग देश के रूप में अवस्थित हो गया है। तो जो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, यानी कि मानसरोवर लेक से निकलती है, यहाँ से होती हुई कराची से होती हुई आपके अरब सागर यानी कि अरेबियन ओशियन में, अरेबियन सी में जाके गिरती है। इसी के बगल में, यहाँ पे सिंधु नदी के बगल में ही दक्षिण पूर्व में क्या है? चंद्रभूदड़ों। अब इसकी खोज देख लेते हैं सब कब की गई थी। तो इसकी खोज 1934 में, 1934 ईस्वी में किसके द्वारा? एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार ने 1934 में इसकी खोज की। किसकी? चंद्रभूदड़ों की। और इसकी खोज कहाँ की गई थी? ये कौन सी नदी है? इंडस यानी कि सिंधु नदी। सिंधु नदी के दक्षिण पूर्व में ये अवस्थित था। कौन? चंद्रभूदड़ों। 1934 में एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की। उसके बाद 1935 ईस्वी में ये क्या किया गया? इसकी खोज। और 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके के द्वारा क्या किया गया? उत्खनन कार्य करवाया गया। क्या करवाया गया? उत्खनन कार्य। किसका? चंद्रभूदड़ों का। कि यहाँ पर क्या पाया गया, क्या विशेषताएं थी, तो इन सबका उत्खनन कार्य करवाया गया। अब जो यहाँ से वस्तुएं, इसकी विशेषताएं क्या थी? यहाँ की विशेषताएं जो सब सर्वप्रमुख विशेषता यहाँ की थी कि यहाँ पर वक्राकार ईंट मिली। कैसी? वक्राकार ईंट। वक्र क्या है कि वक्राकार ईंटों की यहाँ प्राप्ति की गई। इसके पहले वक्राकार ईंटें कहीं नहीं मिली थी। जहां भी मिली वो आयत के आकार में मिली या फिर वर्ग के आकार में मिली, मतलब इस तरह से मिली। लेकिन वक्राकार ईंटें पहली बार कहाँ मिली? चंद्रभूदड़ों। ये इसकी मूल विशेषता है। अब इसके बाद यहाँ पर झूकर झाकर संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं। किसके? झूकर झाकर संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं। अभी झूकर झाकर संस्कृति क्या थी? जो कहा जाए हड़प्पा के पहले यानी कि प्राग हड़प्पा काल में जो संस्कृतियां रहती थी, उन्हीं को झूकर झाकर संस्कृति के नाम से जाना जाता था। जो कि देखा जाए तो ये जो सिंध प्रांत है या फिर पंजाब प्रांत, पंजाब अपना ही पंजाब नहीं, यानी भारत का ही पंजाब नहीं, जो पाकिस्तान में पंजाब है ये भी, इसके बाद गुजरात का बेल्ट जो है या राजस्थान का बेल्ट, ये सब मिला के यहाँ पे जो आदिकालीन संस्कृतियां रहती थी, यानी लोग रहते थे, उनकी संस्कृति को झूकर झाकर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये हुआ। अब इसके बाद एक और इसकी विशेषता थी कि यहाँ पर औद्योगिक केंद्र, क्या? औद्योगिक केंद्रों की अवस्थिति का पता चला है। औद्योगिक केंद्रों की अवस्थिति का पता चला है। कहाँ पे? चंद्रभूदड़ों में। अभी इस औद्योगिक केंद्रों में क्या क्या होता था? यहाँ पर विशेष रूप से जैसे आपका मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना। उसके बाद और क्या मिलता था यहाँ पर? जैसे जो बटखरे होते थे, माप और तौल के
उसको बनाने का कारखाना यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो यानी इस टाइप के यानी मन के हो, या फिर कहा जाए मृत भांड। मृत भांड यानी कि मृत भांड मतलब होता है कहा जाए तो एक कटोरे नुमा संरचना, कटोरे से बड़ा, वही यहाँ पे प्राप्त हुआ, यानी कि मृत भांड उसी को कहते हैं, यानी मिट्टी के बने बर्तन। मृत भांड, माप तौल के बटखरे। उसका मन के क्या होते थे, छोटे छोटे मिट्टी के कहा जाए तो जैसे आजकल लोग माला पहनते हैं, उसमें हीरे मोती या कहा जाए जो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर तैयार करके लगाए जाते हैं, उसी तरह के मन के भी होते थे। उसको जो स्त्रियां होती थी या पुरुष होती थी, उसको गले में या हाथों में धारण किया करते थे, तो उनको क्या कहा जाता था, मन के कहा जाता था। वहां पे बनाने का कारखाना मिला कहाँ पे, चंगुदड़ों में, इसीलिए उसको औद्योगिक केंद्र के रूप में भी देखा जाता है। इनको नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे यहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली, उसके बाद झोंकर झाकर संस्कृति के यहाँ अवशेष मिले, फिर ये औद्योगिक केंद्रों की स्थिति, ये सब हो गया। और ये कहाँ स्थित है, ये भी ध्यान रखना है कि यह यहाँ पे हम नोट डाउन कर दे रहे हैं कि यह सिंधु घाटी क्षेत्र में ही है। सिंधु घाटी क्षेत्र में ही है, सिंधु प्रांत में, सिंधु प्रांत। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए और फटाफट मिटा दें हम। चंद्रद्रोणों के बारे में हो गया। इसके बारे में इस बार हम बात कर रहे हैं लोथल के बारे में। इंडिया का मैप रहने देते हैं। इस वक्त किसके बारे में बात करेंगे, लोथल। इस पर हम मेंटेन कर दें, हो गया लोथल। लोथल, लोथल की अवस्थिति गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। वर्तमान समय में गुजरात यानी कि गुजरात ये है, ये गुजरात है, ये दोनों बेल्ट मिला के, यानी ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, ये कच्छ का क्षेत्र है। तो ये जो कच्छ का क्षेत्र है, यहाँ पे है अहमदाबाद। इसी अहमदाबाद के किनारे एक नदी, यहीं से एक नदी प्रवाहित होती है, इसके बगल से ही, भोगवा नदी। कौन सी, भोगवा नदी। इसी भोगवा नदी के तट पर कौन सा स्थल प्राप्त हुआ, लोथल। लोथल भोगवा नदी के तट पर कहाँ है ये, जी यानी कि गुजरात में है। भोगवा नदी के तट पर गुजरात में लोथल की प्राप्ति हुई, यानी कि इसका इस स्थल का पता चला। और सबसे मुख्य बात यहाँ की क्या थी, यहाँ पर गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा मिला। अभी गोदीबाड़ा क्या होता था, आप लोग ये वीडियो रोक कर सोचिएगा एक बार कि ये गोदीबाड़ा क्या होता था। मैं बता रहा हूँ कि गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा का मतलब क्या है, पोर्ट। अब तो समझी गए होंगे, यानी कि बंदरगाह। गोदीबाड़ा यानी पोर्ट, पोर्ट मतलब बंदरगाह। अब लोथल से बंदरगाह मिला है, सीधी सी बात करेंगे, भोगवा नदी के तट पर ही बंदरगाह मिला, जिससे यानी कि बंदरगाह यहाँ पर मिला। तो यहाँ से क्या होता था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो मिस्र या मेसोपोटामिया या मध्य एशिया से व्यापारिक संचालन किया जाता था। कहाँ तक, यानी यहाँ पे आपका मिस्र है, उसके बाद यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान, इराक में, और उसके बाद फिर यहाँ पे मध्य एशिया जो भी है। तो यानी यहाँ से पूरा व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य किया जाता था। और किस चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आजकल के लोहे और फिर जो आधुनिक चीजें, इसका नहीं, ये होता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, तत्कालीन समय की जो भी खाद्यान्न सामग्री रही हो, या फिर जिसमें जौ हो गया, गेहूं हो गया, या फिर कहा जाए तो आपके तांबे की भी प्राप्ति हो गई थी। उस समय तांबे का औजारों का भी यूज करते थे, तो उसकी उसका निर्माण, मन के हो गए, मृदभांड हो गए, ये सब का कहाँ से किया जाता था, कहाँ से, लोथल से। ये है लोथल, गुजरात में। और गोदीबाड़ा मिला, और इसके बाद यहाँ पे बंदरगाह मिला। और इसकी खोज किसने की थी, R.S. राव ने। क्या नाम उनका, R.S. राव, इसे लिख दो सीधा, R.S. राव ने कब की थी, 1935 में, 1935
35 ईस्वी में आर.एस. राव ने लोथल की खोज की थी। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर 3 युगल समाधियां मिली हैं। क्या मिली हैं? 3 युगल समाधियां, यानी कि 3 युगल समाधियां का मतलब 3 कप ऐसे ऐसे ऐसे, मान लीजिए 3 कप एकदम पास पास ही, और इसमें एक स्त्री एक पुरुष, एक स्त्री एक पुरुष, एक स्त्री एक पुरुष दफन मिले हैं। 3 युगल समाधियां मिली हैं, यानी कि ये मेल ये फीमेल, ये मेल ये फीमेल, ये मेल ये फीमेल। तो इस प्रकार से 3 युगल समाधियां मिली, ऐसा किसी भी हड़प्पाई स्थल में नहीं मिला है। इसके बाद यहाँ पर छोटा दिशा सूचक यंत्र, क्या दिशा सूचक यंत्र यहाँ से प्राप्त किया गया है। हालांकि वो आज के कंपास की संरचना में नहीं था, उतना वो कारगर नहीं था, लेकिन फिर भी दिशा सूचक यंत्र के रूप में यहाँ पर संरचना मिली है। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। इसके बाद हम बात करेंगे राखी गढ़ी के बारे में। आर.एस. राव ने इसकी खोज की कब? 1935 में। इसके बाद हम बात करेंगे किस बारे में? राखी गढ़ी। इसके बाद जो जितने भी ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसमें 1-2 पॉइंट जान लेना बहुत ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा जानना इसके बाद जरूरी नहीं है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। हरियाणा के हिसार जिले में। कहां पर? हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये राखी गढ़ी में कहा जाता है कि यह विलुप्ति के कगार पर है। विलुप्ति के कगार पर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये हिसार में स्थित है, इतना जान लेना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी मैच कराने के लिए दे देता है। मान लीजिए यहाँ पे राखी गढ़ी दे दिया, यहाँ पर समुद्रो दे दिया, लोथल दे दिया, कालीबंगम दे दिया, और इधर उसके नदी तट दे दिया, या तो फिर हो सकता है राज्य दे दे कि किस राज्य में इसकी अवस्थिति है, तो इसको मिलान कराने के लिए पूछ देता है। ये जनरल क्वेश्चन हो जाता है, चाहे वह कमांड एग्जाम हो या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, ये मिलाने के लिए दे देता है। ये विलुप्ति के कगार पे है राखी गढ़ी, और इसीलिए इसको GHF यानी कि ग्लोबल हेरिटेज फंड, ग्लोबल हेरिटेज फंड के द्वारा इसको एक विरासत स्थल के रूप में, यानी कि 10 विरासत स्थल के, ऐसे 10 विरासत स्थलों की खोज की गई जो विलुप्ति के कगार पर हैं। उन्हीं में से एक राखी गढ़ी को चूज किया गया कि यह जो विरासत स्थल है यह विलुप्ति के कगार पर है, तो इसके संरक्षण किया जाए, इसलिए इसको GHF ने विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। ठीक है, या अपनी सूची में शामिल किया है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। राखी गढ़ी हो गया, अब कालीबंगा। अब पहले इसका अर्थ देख लेते हैं, कालीबंगा का क्या अर्थ होता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? इन ब्रैकेट काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, इसका कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और यह कालीबंगन कहाँ प्राप्त किया गया? यह था राजस्थान में। राजस्थान में यहाँ पे एकदम पाकिस्तान के समीप ही श्री गंगानगर जिले में, यानी कि श्री गंगा नगर जिले में, राजस्थान में, यानी कि राजस्थान में प्राप्त किया गया। ठीक है, कौन सा? कालीबंगा।
काले रंग की चूड़ियां, हमको लगता है कि वहां के जो स्त्रियां होती थी या हो सकता है पुरुष भी होते हो कि वो काले रंग की चूड़ियां धारण करते होंगे, इसीलिए उस जगह को कालीबंगन कहा गया है, यानी कि कालीबंगन, और इसीलिए उसका नाम भी पड़ गया कालीबंगा, क्योंकि वहां पे काले रंग की चूड़ियां पहने स्त्रियां और पुरुषों के समाधान मिले हैं। ठीक है, इतना यानी कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां। अब इसके बाद अमलानंद घोष ने 1951 में इसकी खोज की थी। 1951 में किसने? अमलानंद घोष ने। और सिर्फ अमलानंद ही घोष ही नहीं, इसके अलावा कई लोग जैसे बीबी लाल हो गए या बी के थापर हो गए, जैसे लोगों का इसमें उत्खनन कार्य करवाने में दायित्व था। किसके बारे में? कालीबंगन के बारे में, यानी कालीबंगा के बारे में। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कालीबंगा में जो विशेषताएं के रूप में थी, यहाँ के भवन कच्ची ईंटों के बने होते थे। किसके? कच्ची ईंटों के आवास यहाँ पर मिलते हैं। कहाँ पे? कालीबंगा में, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा का क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियां। श्रीगंगानगर जिले में राजस्थान में अवस्थित है। 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा इस कालीबंगा की खोज की गई और इसके बाद बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा उत्खनन कार्य करवाने में मदद की गई। काले रंग की यहाँ पे कच्ची ईंटों के आवास मिले हैं। और इसके अलावा यहीं से भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से ही भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य, कालीबंगा से ही भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से ही। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बनावली के बारे में। बनावली ये भी हरियाणा में ही स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत से स्थलों की प्राप्ति की गई है। ऐसा नहीं कि जितने हम बता रहे हैं, तब जो आपका हो गया हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, या फिर हमने चंद्रलोर के बारे में बात की, लोथल के बारे में बात की, कालीबंगन के बारे में बात की। अब बात कर रहे हैं हम बनावली के बारे में, और इसके बाद एक दो चीजों जैसे धौलावीरा के बारे में बात करेंगे। तो इसके अलावा बहुत से स्थलों की खोज की गई थी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं, हमको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि किस कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और फालतू की चीजें जानने का कोई औचित्य नहीं है। आज के जमाने में ज्ञान बहुत है, लेकिन हमको उस ज्ञान के भंडार से, यानी कि कहा जाए ज्ञान के सागर से, सिर्फ उतना ही ज्ञान प्राप्त करना है जितना हमारे काम का है। क्योंकि संसार में इतना सब कुछ है कि उसका 1% भी जानना इंसान की बस की बात नहीं है। तो क्यों फालतू में अपनी जान जोखिम में डाले? तो जितना जरूरत है उतना जान लेते हैं, बात खत्म। विद्वान बनने थोड़ी आए, सिलेक्शन लेने आए। सिलेक्शन ले लीजिए, उसका विद्वान बनना जिंदगी भर लगा रहेगा। हर एक स्टेप पे आपको ज्ञान मिलता ही रहेगा, चाहे वो किताबों के माध्यम से, समाज के माध्यम से। तो हम बात करते हैं किस बारे में? बनावली। ये कहाँ स्थित है? फतेहाबाद। फतेहाबाद, फतेहाबाद ये कहाँ किस राज्य का जिला है? यह भी हरियाणा का ही है। किसका? हरियाणा का। और R.S. राव ने ही 1973-74 में इसकी खोज की गई या उत्खनन कार्य करवाया गया। किसके द्वारा? R.S. राव नहीं थे, ये R.S. बिष्ट थे। R.S. राव इसके पहले थे, वो R.S. राव थे, ये थे R.S. बिष्ट के द्वारा क्या किया गया? बनावली का खोज की गई और उत्खनन कार्य करवाया गया कब? 1973-74 में। ठीक है, और एक चीज है कि यहाँ पर कहा जाए तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, यानी कि प्राग हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा, यानी कि तीन हड़प्पा के तीनों कालों के अवशेष यहाँ पे प्राप्त होते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के तीनों कालों के अवशेष यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब ये तीन काल कौन कौन से थे?
इसमें था प्राग हड़प्पा, हड़प्पा कालीन, और इसके बाद उत्तर हड़प्पा। ठीक है, प्राग हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा हड़प्पा, यानी कि इन तीनों कालों के जो अवशेष थे यहाँ कहाँ पे मिले हैं? बनावली में मिले हैं। और एक चीज और है कि यहाँ जल निकासी का अभाव, यानी कि जल निकासी जो प्रणाली थी, जल निकासी प्रणाली अभाव था। जल निकासी प्रणाली का यहाँ पर क्या था? अभाव था। कहाँ पे? बनावली में। अर्थात यहाँ पे घरों में नालियां नहीं होती थी, घरों में नालियां नहीं होती थी। ठीक है, कहाँ पे? बनावली में। और यहाँ देखा जाए तो बहुत अधिक मात्रा में क्या मिला है? अन्न मिला है, जिसमें जौ, यानी कि जिसको यव भी कहते थे, वह बहुत अधिक मात्रा में मिला है, अधिक मात्रा में। और गेहूं जौ ये तो पता ही है कि हड़प्पा कालीन लोगों का प्रमुख खाद्य भोजन था। इसके बाद हम बात करेंगे धौलावीरा के बारे में। किसके बारे में? धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा ये कहाँ है? ये भी कोड तो आप समझ ही गए होंगे जी, जे गुजरात में, लेकिन ये काठियावाड़ क्षेत्र में नहीं है, यह है कच्छ क्षेत्र में। कच्छ का क्षेत्र ये वाला है, या यहाँ पे। और लोथल कहाँ था? यहाँ पे था। कच्छ यहाँ पे है, तो यहाँ पे प्राप्त हुआ है कौन सा? धौलावीरा। ठीक है, और 1967 में, 1967 में जेपी जोशी ने इसका उत्खनन कार्य करवाया, और इसके बाद यहाँ पर जो नगर थे वो 3 भागों में विभाजित थे। किन भागों में? 3 भागों में विभाजित थे, जिसमें आपका 3 भागों में विभाजित थे, जिसमें आपका, ये मैं सिर्फ एक डिवाइडेशन कर दे रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं था कि बस ये एक पश्चिम तरफ फिर मध्य और फिर पूर्व, ऐसा कुछ नहीं था। बस 3 भागों में सिर्फ बता दे रहा हूँ कि इसमें इसको मान देते हैं दुर्गाभास, दुर्गा भाग, और दूसरा मध्यम नगर या मध्य नगर कहा जाए, और तीसरा जो था निचला नगर, निचला नगर। दुर्ग भाग या दुर्गा भाग लिख दे, दुर्ग भाग लिख दे, जहां पर उच्च लोग रहते थे, उच्च कुल के, यानी राजा, या तो फिर कहा जाए वहां के जो उस सभ्यता के, यानी कि धौलावीरा की जो सभ्यता थी, वहाँ के जो मुख्य होते थे, चाहे आपके पुरोहित हो गए, या तो फिर वहाँ के जो पंडित होते थे, या फिर जो मुख्य मंत्री होते थे, वो दुर्ग भाग में रहते थे। मध्यम नगर में जो कृषि कार्य करते थे, जो व्यापार करते थे, वो रहते थे। निचले नगर में जो इन दोनों वर्गों की सेवा करते थे, वो रहते थे। ठीक है, ये धौलावीरा में था। और एक चीज और कि धौलावीरा में ही स्टेडियम, यानी कहा जाए हड़प्पा कालीन एकमात्र खेल का मैदान, यानी कि स्टेडियम कहां से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ। कहां से? धौलावीरा से प्राप्त हुआ। नोट डाउन कर लीजिए। धौलावीरा कहाँ पे स्थित? गुजरात में, कच्छ क्षेत्र में। 1967 में जेपी जोशी के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। दुर्ग भाग, मध्यम नगर, निचला नगर, यह क्षेत्र 3 भागों में बटा था।
इसके हड़प्पा कालीन एकमात्र खेल का मैदान यहाँ पे पाया गया, कहाँ पे? धौलावीरा में ही। यानी कि धौलावीरा से ही प्राप्त किया गया। धौलावीरा यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि ये कच्छ क्षेत्र में स्थित है। कच्छ गुजरात का उत्तरी क्षेत्र था, दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते हैं? काठियावाड़ क्षेत्र कहते हैं, काठियावाड़। यहाँ पे आपका लोथल मिला था। ठीक है, केरल नोट डाउन कर लीजिए। और